हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ बेसिक प्रोविजंस जो कि रिलेट करते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जी हाँ, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी इनकम टैक्स में टैक्सेबिलिटी के प्रोविजंस हैं, कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होती है, या अगर हम हेड की बात ना करें, नॉर्मली हम बात करें कि रेंट की अगर इनकम आप अर्न करते हैं तो उसकी टैक्सेबिलिटी के क्या प्रोविजंस हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेंट की जो इनकम है वो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी इनकम टैक्स में, क्योंकि इनकम टैक्स में इनकम के 5 हेड है और उन 5 हेड्स के हिसाब से डिफरेंट काइंड ऑफ इनकम जो होती है वो पर्टिकुलरली हेड के हिसाब से टैक्सेबल होती है। तो रेंट की इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आती है। अब हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो इनकम चार्जेबिलिटी का बेसिक है सेक्शन है वो क्या बोलता है कि रेंटल इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी बीइंग अ बिल्डिंग और लैंड अप्यूटमेंट देयरटू ऑफ व्हिच द टैक्स पेयर इज ओनर इज चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस डेफिनेशन से मतलब समझ में आता है कि रेंटल इनकम आपको होनी चाहिए किसी ऐसी प्रॉपर्टी से जो या तो कोई बिल्डिंग है या फिर कोई लैंड है जिससे कोई बिल्डिंग जुड़ी हुई है। मींस अगर केवल लैंड है अकेला जिसमें कोई बिल्डिंग नहीं बनी हुई है, इंडिविजुअल लैंड है, वैकेंट लैंड है, क्या उसमें कुछ भी नहीं है, तो वो इनकम जो होगी वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। कोई ना कोई लैंड और लैंड के साथ कोई बिल्डिंग अटैच होनी जरूरी है, तभी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। दूसरी बात, आप उस हाउस प्रॉपर्टी के ओनर होने चाहिए। आप अगर ओनर है तो आपके लिए वो इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब मुद्दा ये भी उठता है कि सपोज अगर मैं ओनर नहीं हूँ या मेरा केवल एक लैंड है जिसको मैंने किराए पे दे रखा है, तो क्या इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी? तो मैं आपको बता दूं, लैंड की इनकम केवल हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। अगर आपने उसको किराए पे दे रखा है तो वो आपके फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है, वो आपके बिजनेस हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आप एक रजिस्टर्ड ओनर नहीं है तो क्या वो इनकम आपके लिए टैक्सेबल होगी? जी नहीं। अगर आप एक रजिस्टर्ड ओनर नहीं है तो वो इनकम आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन कुछ केसेस में वो इनकम आपकी इनकम मान ली जाएगी, मतलब आपको ही उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा और उस इनकम पे टैक्स आपको देना होगा। तो इनकम टैक्स प्रोविजंस में कुछ केसेस बताए गए हैं जहां पर रजिस्टर्ड ओनर जो होता है प्रॉपर्टी का, अगर वो आप नहीं है तब भी आपको डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा और आपसे टैक्स लिया जाएगा रेंटल इनकम पर। जैसे कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं अपने स्पाउस मतलब अपने जीवन साथी को, जैसे हस्बैंड ने अगर अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दी या फिर अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर दी मैरिड डॉटर के अलावा, तो उस केस में वो प्रॉपर्टी की जो इनकम होगी वो उस इंडिविजुअल के लिए ही टैक्सेबल होगी जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, मींस ट्रांसफरर के लिए ही टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर कोई कंसिडरेशन आपने लिया है, ऑब्वियसली बात है, नॉर्मली केसेस में कंसिडरेशन मतलब बदले में आपने कुछ लिया है अपने स्पाउस से या माइनर चाइल्ड से, तो उस केस में वो इनकम उन्हीं की मानी जाएगी, आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन नॉर्मल केस में ऐसा होता नहीं है। हम अपनी प्रॉपर्टी अगर अपने स्पाउस के नाम कर देते हैं तो उस केस में डीम्ड ओनर हमें ही माना जाएगा, चाहे हम उसके रजिस्टर्ड ओनर नहीं है। इसी तरह अगर कोई इम्पार्टिबल असेट है और मतलब अभी तक उस असेट का विभाजन नहीं हुआ है, तो उस केस में आप उसके होल्डर हैं तो आप ही को उस पर टैक्स देना होगा अगर आप वहां से कोई रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं। इसी तरह आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी या अदर किसी एसोसिएशन के जो मेंबर है और वहां से आपके पास कोई बिल्डिंग आपको अलॉट हुई गई है या आपको लीज दी गई है, लीज में दी गई है, तो वहां से अगर कोई इनकम आप अर्न कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको डीम्ड ओनर माना जाएगा और आप ही को उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डीम्ड ओनर नहीं हैं या आप रजिस्टर्ड ओनर नहीं हैं तो रेंटल इनकम आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। तो इसको आप सिंपली समझ लें कि अगर सबलेटिंग की इनकम है, सबलेटिंग मतलब अगर आप खुद एक किराएदार हैं और आपने खुद ने दूसरी कोई अपनी ही प्रॉपर्टी जो किराए पे आपने ले रखी है किसी और को किराए पर दे दी, तो उस केस में वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। ये इनकम मतलब हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी, फिर वो आपके लिए अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल होगी, जिसके लिए एक अलग इनकम का हेड बनाया गया है। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं इस बेसिक जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की टैक्सेबिलिटी उससे रिलेटेड, जैसे कि क्या शॉप अगर आपकी कोई है और आपने उसे किराए पे दे रखी है तो वो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में आएगी? जी हाँ। अगर आपकी कोई शॉप वगैरह है और वो भी आपने रेंट पे दे रखी है, तो जैसा मैंने कहा था कि हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं कि आप उसमें रहते ही हो। अगर आपकी कोई बिल्डिंग है या उससे जुड़ा हुआ कोई लैंड है, लैंड से जुड़ी कोई बिल्डिंग है, तो उस केस में आपको आपकी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी। तो रेंट जो शॉप से आपको मिल रहा है वो भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल होगा। क्या हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जब टैक्सेबिलिटी निकालेंगे तो क्या हम अपने कुछ खर्चों को घटा सकते हैं? जैसे हमने प्रॉपर्टी की कुछ रिपेयर करवाई, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप हाउस प्रॉपर्टी हेड में जब अपनी इनकम कैलकुलेट करेंगे, रेंटल इनकम, तो वहाँ आप कोई खर्चा नहीं घटा पाएंगे, क्योंकि वहाँ इनकम टैक्स ने आपको एक स्टैंडर्ड एक स्टैट्यूटरी डिडक्शन ऑलरेडी अलाउ कर रखा है जो होगा 30% आपके मकान की नेट एनुअल वैल्यू का, इररेस्पेक्टिव कि आप उसमें एक्सपेंस करते हो, खर्चे करते हो कि नहीं करते हो। आपको आपकी नेट एनुअल वैल्यू जो मकान की होगी, हाउस प्रॉपर्टी की होगी, उसमें से 30% एक स्टैंडर्ड मतलब फिक्स डिडक्शन दिया जा रहा है
चाहे आप कुछ खर्चे करते हो चाहे नहीं करते हो, चाहे खर्चे उससे ज़्यादा होते हो चाहे कम होते हो। क्या हमने अगर कोई प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रखा है तो क्या वो लोन हम लोग डिडक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, आप लोन का डिडक्शन ले सकते हैं। मतलब अगर आपने कोई लोन लिया है और लोन का आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट जो आप लोन के ऊपर पे कर रहे हैं उस इंटरेस्ट को आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करते समय डिडक्ट कर सकते हैं। अगर लोन आपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव से भी लिया है तो भी आप उसे डिडक्ट कर सकते हैं, चाहे आपने किसी बैंक से नहीं लिया लोन। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि लोन अगर आपने लिया है अपने फ्रेंड या रिलेटिव से तो वो लोन आपका पर्सनल लोन नहीं होना चाहिए। मतलब वो लोन आपने प्रॉपर्टी के परचेज में या कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल या रिकंस्ट्रक्शन में ही यूज़ किया हुआ होना चाहिए, पर्सनल यूज़ में नहीं होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन वो भी आता है, क्या मेरा स्पाउस और मैं खुद मींस मेरा जीवन साथी और मैं खुद किसी प्रॉपर्टी में को ओनर्स हैं और हम लोग इंडिविजुअली उससे इनकम कमाते हैं और इनकम को आपस में बांट लेते हैं, तो क्या ये इनकम किसी एक के हाथ में टैक्सेबल होगी या फिर ये इनकम दोनों के हाथ में टैक्सेबल होगी? मींस दोनों के लिए टैक्सेबल होगी। तो आपको बता दूं, यहाँ पर इनकम आप दोनों के लिए टैक्सेबल होगी क्योंकि आप यहाँ पर एक को ओनर की तरह हैं और अगर आपका जो शेयर है प्रॉपर्टी में वो फिक्स है, पता है पहले से, असर्टेनेबल है, तो फिर उस केस में आप जो है दोनों अलग अलग अपनी इनकम को बांट लेंगे और अपने अपने तरह से जो भी टैक्स बनता है वो देंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि सपोज अगर मैंने हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे नहीं दिया, मतलब मैंने खुद ने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब आपके पास प्रॉपर्टी है, आप उसको खुद को यूज में ले रहे हैं, तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? क्या उस पर रेंटल इनकम का टैक्स लगेगा? तो आपको बता दूं कि आपके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी अगर है तो अगर उसे आप सेल्फ ऑक्यूपाइड में लेते हैं तो आपके लिए उस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम नहीं मानी जाएगी, वो जीरो मानी जाएगी। मींस उसकी जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी प्रॉपर्टी की वो नील मानी जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कितनी हाउस प्रॉपर्टी, तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आपके पास 2 से ज्यादा मकान है और वो सारे आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड में ले रखे हैं, सपोज किसी के पास 3 मकान है, तो इनकम टैक्स में 2 मकानों को तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मानकर उनकी वैल्यू को नील माना गया है, तो उस पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर तीसरा मकान आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड में ले रखा है तो उसे डीम्ड लेट आउट माना जाएगा। मतलब ये माना जाएगा कि आपने उसको किराए पे दे रखा है और उसकी जो भी म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट होगा उसके हिसाब से आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो 2 मकान आप सेल्फ ऑक्यूपाइड में यूज कर सकते हैं और उस पर आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। तो ये भी कुछ बेसिक जानकारी जो कि रिलेटेड थी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी से। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहिए कौशलम के साथ। थैंक यू।